तो दोस्तों हम लोग शुरू कर रहे हैं आज अपने ये साइंस की दूसरी पार्ट वाला। पहला पार्ट दोस्तों हम लोगों ने बायोलॉजी का बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर लिया है। इसके जस्ट पहले आप नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर देखिए। पूरे बायोलॉजी के एक एक चुन चुन कर प्रश्नों को हमने समेटा था। तो आज हम लोग ये दूसरा वाला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे प्रश्न को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, हर एक टॉपिक को आपको हम टच करा देंगे कि आखिर किस टॉपिक से कौन सा प्रश्न कैसा प्रश्न बनता है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ आज क्लियर हो जाएगा, सारा भ्रम दूर हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ आपसे जो पूछा जा रहा है पहले वाले प्रश्न में, कह रहे हैं प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है। तो प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है। तो मेरे भाई प्रकाश के बारे में आप लोग जानते हो, प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब यह माध्यम पर डिपेंड नहीं करता है। तो आप लोग एक चीज़ और पढ़े होंगे मेरे भाई, प्रकाश और ध्वनि एक दूसरे के दोस्तों उल्टा होता है गति के मामले में। प्रकाश सबसे तेज किस में जाएगा, सबसे तेज दोस्तों किस में जाएगा, गैस में यानी एयर में, फिर उससे कम उससे थोड़ा सा कम ये लिक्विड में, फिर सबसे कम किस में इसकी स्पीड होगी, सॉलिड में। अगर यही ध्वनि होता तो इसका उल्टा हो जाता। तो यहाँ पर प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होगा, तो एयर में। स्वाभाविक सी बात है, यानी निर्वात वाला हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। यहाँ पर ये निर्वात होगा तो उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर यही हो जाएगा है कि प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होगी। तो यहाँ कह रहे हैं सबसे कम किस में होगी। तो मैंने आपको बता दिया है सबसे ज़्यादा दोस्तों ये आपका यानी सबसे ज़्यादा किस में होगी, गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा दोस्तों। तो यहाँ पर कह रहे हैं सबसे न्यूनतम यानी सबसे कम किस में होगी। तो सबसे कम मेरे भाई किस में हो सकती है, यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर कांच में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए बन जाएगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि कांच यहाँ पर एक आपका सॉलिड हो जाएगा, तो सबसे कम इसी में होगा। तो देखिए प्रश्न तीसरे वाले में आपसे क्या पूछा जा रहा है, थोड़ा सावधानी से देखिए करें। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। तो अभी जस्ट मेरे भाई बताया, प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, किसी भी माध्यम पर यह डिपेंड नहीं करता है, यानी यह इसके आगे बढ़ने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ध्वनि के दोस्तों आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर इसका मतलब यह ताप, दाब, घनत्व ये सबसे स्वतंत्र है, इन सब पर डिपेंड नहीं करता है, सबसे स्वतंत्र है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। यहाँ कितने सावधानी से यहाँ प्रश्न आपसे पूछा गया है। यहाँ देखिए आपसे बताना है आपको, देखिए कह रहे हैं आपसे सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुँचने में कितना समय लगता है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे मेरे भाई, लगभग 500 सेकंड, यानी लगभग मिनट में कन्वर्ट करेंगे 8 मिनट के आसपास लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड। तो यहाँ पर आसपास उसके यही दिया है, ऑप्शन नंबर आपका सी दिया है। यहाँ पर याद करे रहेंगे, कई बार पूछा गया है ये। आगे चले मेरे भाई, हम लोग देखते हैं यहाँ। देखिए पांचवें वाले में जो पूछा गया है, यह आरओ एआरओ में 2 बार, बीपीएससी में 1 बार पूछा गया है। ये कह रहे हैं जब प्रकाश तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे वायु से कांच में जाती हैं, तो निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहता है और क्या बदल जाता है। तो मेरे भाई यहाँ पर आपको बताना है। तो आप लोग जानते हैं आवृत्ति जो होती है, उनकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो नहीं बदलती है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको गुरुजी पढ़ाए होंगे मेरे भाई कक्षा 9 में ही, आवृत्ति जो होती है वो नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो वही रहती है। बदलती है तो इसका वेग और तरंग दैर्ध्य उसका बदलती है, यहाँ पर वेलोसिटी और वेवलेंथ बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति दोस्तों हमेशा वही रहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे चलें दोस्तों आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है मेरे भाई, प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया करें मेरे भाई। इससे क्या होगा कि हमारा रिस्क जो घटता जा रहा है, तो बाकी लोग जो देखते हैं वो व्यू पर देखते हैं कि भाई किसका व्यू ज़्यादा है उसका वीडियो देखते हैं, तो हमें थोड़ा सा बहुत डिमोटिवेट हो जाता हूं मेरे भाई। तो आपका ये नैतिक कर्तव्य है मेरे भाई, आप वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों में और हमें फीडबैक अपना जरूर दें। आपका दोस्तों जब कमेंट्स आता है ना, तो बहुत सारी एनर्जी उससे मिलती है कि हाँ दोस्तों को कैसा लग रहा है, क्या है, आप कोई सुझाव भी दे सकते हैं। तो मेरे भाई बड़े बड़े मंचों पर आप लोग पढ़ते होंगे, आधा उसमें बकवास किया जाता है, समय खराब किया जाता है आपका। यहाँ पर हम अपना चेहरा भी नहीं दिखा रहे हैं आपको, पूरा का पूरा आपका फुल यूटिलाइज कर रहे हैं समय को, जरा सा भी आपका समय भी नुकसान नहीं हो रहा है। तो चले हम लोग देखते हैं, आप यहाँ पर अपना नैतिक कर्तव्य को जरूर पूरा करेंगे। कह रहे हैं धूप के चश्मे की पावर की क्षमता कितनी होती है। तो मेरे भाई धूप के जो चश्मे की पावर होती है वो 0 डायोप्टर होती है, वो कोई पावर का नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा। यहाँ पर याद करे रहेंगे यहाँ पर आपसे
यहाँ देखे कह रहे हैं फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस, फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस है यानी कॉन्वेक्स और एक अवतल लेंस है यानी कॉनकेव। कांच के लेंस को यानी दोनों कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस को सटाकर रखने पर यह युग्म किस प्रकार का यानी यह जोड़ा किस प्रकार का करेगा। तो मेरे भाई आप एक तरह से यहाँ पर बात कर रहे हैं उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं, ये वाला है और एक यहाँ पर ये अवतल लेंस, दोनों को सटा कर रख देंगे तो एक पॉजिटिव कार्य करेगा, एक नेगेटिव करेगा, एक बढ़ाने का घटाने का करेगा। तो यानी दोनों एक साधारण कांच की तरह कर लेंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे दोनों। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे मेरे बात को। तो यहाँ पर यानी क्या हो जाएगा, कांच की समतल चादर की तरह वो जो है व्यवहार करेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे वो कोई साधारण कांच है, उस तरह का पारदर्शी कांच की तरह व्यवहार करने लगेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं एक आपसे बड़ा ही कंसेप्चुअल सवाल पूछा है आपसे, कह रहे हैं कैमरे का द्वारक यानी कैमरे का जो द्वार होता है और उसके कपाट की बात की जा रही है। कैमरे का द्वार और उसके कपाट की गति कौन सा संयोग अधिकतम एक्सप्लोजर देगा। तो मेरे भाई अधिकतम एक्सप्लोजर कब देता है आप लोग जानते हैं, जब उसका एफ नंबर, आप लोग यहाँ पर जो एफ दिया है यहाँ पर ध्यान देंगे कि जिसका एफ नंबर जितना छोटा होता है लेंस का द्वारक उतना ही बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो फोकस का अगर हम लोग करें 1/22 तो ये आपका सबसे छोटा यही होगा। तो सबसे छोटा यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यही हो जाएगा। और 1/60 देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है एक तरह का, ये जो है 1/7 ये सेकंड है, यानी यह कह सकते हैं इतना सेकंड सबसे लंबा समय है, अधिकतम प्रकाश देगा। तो एक्सप्लोजर यहाँ पर यही देगा अधिकतम। तो ये आपको जो कैमरा वैमरा से रिलेटेड सवाल होता है ये यूपीएससी में पूछा गया था। यहाँ देखें हम लोग, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल यानी रेटिना पर बनता है। आप लोग पूछा जाता है आपसे कि जो मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। इसकी तुलना कैमरे के किस भाग से की जाती है। तो मेरे भाई कैमरे के फिल्म से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, कुछ लोग कह देंगे लेंस से, नहीं फिल्म पर। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर 10वें वाले में, तो कह रहे हैं किस अपारदर्शी वस्तु का रंग, किस अपारदर्शी वस्तु का रंग, यहाँ पर किस अपारदर्शी वस्तु का रंग उसके रंग के कारण दिखाई देता है जिसे वह। तो मेरे भाई जैसे मान लीजिए कोई अपारदर्शी है, कोई हम ये ऐसे चीज़ यहाँ पर रख दिए हैं और इसके आप आर पार नहीं देख सकते हैं और यह आपको लाल कलर मान लीजिए दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये लाल कलर आपको क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस पे जो लाइट पड़ रही है यहाँ से लाल कलर, आपको जो लाइट आई यहाँ पर और यहाँ से लाल कलर रिफ्लेक्ट होकर गई, तो वही इसीलिए आपको लाल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि उसका रंग किस कारण दिखाई देता है, जो परावर्तित करता है यानी रिफ्लेक्ट करता है। आप समझ रहे होंगे दोस्तों, जो कलर रिफ्लेक्ट होकर आपकी आँख तक पहुँचती है उसी कलर का वो दिखता है। आगे चलें अगर हम लोग देखें तो परम शून्य ताप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बारे में बात किया जा रहा है मेरे भाई। बहुत यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब दोस्तों यही होता है कि सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर की बात किया जा रहा है, यानी जिसके नीचे नहीं जाया जा सकता। तो परम शून्य ताप उसे ही कहा जाता है। तो उसका टेम्परेचर कितना होता है, -273। तो -273 केल्विन, इतना आप याद रखेंगे। यही संभव न्यूनतम तापमान होता है, इसी को परम शून्य ताप बोला जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी बन जाएगा। आपसे यहाँ क्या पूछा जा रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है, कई बार ये भी पूछा गया है। करें पदार्थ को, किसी पदार्थ को आप गर्म करेंगे तो उसमें दोस्तों विस्तारण होता है, यानी वह फैलता है, उसमें थर्मल एक्सपेंशन होता है। तो उससे क्या होता है मेरे भाई, इसका मतलब आप किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो फैलता है। इसका मतलब उसका आयतन यानी वॉल्यूम बढ़ता है। तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। अब जब आप उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा उतने ही पदार्थ का, तो इसका मतलब उसका घनत्व तो घट जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यही हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर ले लिए, मान लीजिए आप यहाँ पर क्या कर लिए, कोई चीज़ आप ले लिए तो उसको पीट कर दोस्तों फैला देंगे। तो समझ गए होंगे आप मेरे भाई, पदार्थ का जब आयतन बढ़ेगा स्वाभाविक सी बात है घनत्व उसका घटेगा ही। आगे अगर हम लोग चले देखें, यहाँ कह रहे हैं कि जब बर्फ़ पिघलती है, जब कोई बर्फ़ है वो पिघलती है तो उसके आयतन एवं द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है।
तो मेरे भाई आप लोग को तो ये पता होगा ना कि अगर आप एक गिलास पानी भर कर फ्रिज में अपने रख दो और जब वो बर्फ़ जम जाएगा देखोगे कि बर्फ़ ऊपर तक लद जाएगी। पानी आपका केवल यहाँ सतह तक था, गिलास तक, लेकिन जब बर्फ़ बनेगी तो ऊपर लग जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, बर्फ़ लिक्विड जो होता है जब वो सॉलिड बनती है यानी बर्फ़ बनती है तो फैलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप ऊपर लदी हुई बर्फ़ तक गिलास में रख देंगे और इसको पिघला देंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका मतलब आप समझ गए अच्छे से, जब बर्फ़ पिघलेगी तो इसका मतलब इसका क्या होगा, इसका आयतन घटेगा। तो बर्फ़ पिघलती है तो उसके आयतन एवं द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आयतन दोस्तों स्वाभाविक सी बात है आयतन उसका घटेगा। तो कहाँ कहाँ आयतन बढ़ना है ये आपका नहीं हो जाएगा, यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, यानी आयतन आपका घटेगा। ऑप्शन नंबर आपका ये बी हो जाएगा। द्रव्यमान अपवर्तित रहेगा, यानी आपने 100 ग्राम का बर्फ बनाया है, 100 ग्राम ही पानी रहेगा, वो कहाँ से घटे बढ़ेगा, वो तो उतना ही रहेगा ना। समझ गए आप लोग। आगे चले अगर हम लोग देखें, यहाँ कह रहे हैं कि दो समान विद्युत बल्बों को किस क्रम में जोड़ने पर अधिक रोशनी प्रकाश देंगे। दो आपको बल्ब है दोस्तों, उसको किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ने पर वो रोशनी किस में देंगे। तो मेरे भाई आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक ये बल्ब हो गया और एक ये बल्ब हो गया और यहाँ से आपने करंट दिया, यहाँ से ले जाकर एक तार यहाँ जोड़ दिया, एक तार यहाँ से जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया आपका जो है श्रेणी क्रम हो गया। इसमें दोस्तों क्या होता है कि कम एनर्जी मिलती है, लेकिन अगर आपको यहाँ तेज़ जलाना है तो दोनों को ले जाकर यहाँ से जोड़ दीजिए, फिर दोनों से तार निकाल कर यहाँ से जोड़ दीजिए समांतर क्रम में, यानी समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये बी बन जाएगा, इससे आपको अधिक रोशनी मिलेगी। आगे चले अगर हम लोग देखें, यहाँ कह रहे हैं आपको डायनमो मतलब वही विद्युत जनरेटर जो आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कह रहे हैं किस सिद्धांत पर कार्य करता है तथा यह किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है। अभी मैंने बता दिया। तो सिद्धांत इसका क्या है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और यह अभी मैंने बता दिया कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में देता है, यानी आप इंजन से डायनमो को घुमाते हैं वो यांत्रिक ऊर्जा हो गया, उसके बदले आपको वो करंट देता है। जनरेटर आप लोग देखे होंगे शादी विवाह में, वही। आगे चले अगर हम लोग देखें, यहाँ पर देखें दूर संचार में प्रयुक्त, यहाँ पर देखिए बहुत बढ़िया यहाँ चीज़ लिखी गई है। दूर संचार यानी टेली कम्युनिकेशन में जो प्रयुक्त होता है, WLL का पूर्ण रूप क्या है। तो पहले क्या होता था दोस्तों, कोई टेलीफोन लगवाता था, एक खंभा होता था दूर दूर एरिया पे, तो वहाँ से खंभा से उसको एक तार के द्वारा अपने घर पे लाया जाता था, तब वहाँ से आपका वो टेलीफोन काम करता था। लेकिन समय ने ऐसा चक्र चला कि वो तार वाला झंझट खत्म हो गया, अब क्या है सीधा उसे रेडियो वेव से जोड़ दिया गया है। तो यही इसका मतलब है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वायरलेस इन लोकल लूप। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, यही वाला ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पर यही हो जाएगा, वायरलेस इन लोकल लूप हो जाएगा आपका। आगे अगर हम लोग चले, यहाँ पर देखते हैं आगे वाले 17 वाले को देखें, तो कह रहे हैं रिमोट सेंसिंग संस्थान। यहाँ पर बहुत बढ़िया है दोस्तों, यहाँ देखिए क्या पूछा जा रहा है आपको, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो हमने इसको ट्रिक से याद किया है। हम लोग टीवी देखते हैं, दूर से ही रिमोट दिखा देते हैं, टीवी काम कर जाती है, यानी रिमोट दूर यानी देहरादून, दून से दूर याद कर लीजिए तो आपका काम बन जाएगा। यह दोस्तों इसरो का एक दोस्तों संगठन है, इसरो का ही एक तरह से ये संस्था है, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान। तो यह 1966 में इसको स्थापना इसकी की गई थी, शिक्षा वगैरह में और तमाम चीज़ों को सुधार के लिए। आगे चले अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो देखें हम लोग प्रश्न संख्या अगर 18 को देखें, यहाँ आपसे मिलाने वाला प्रश्न है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है मेरे भाई। सूची 1 और सूची 2 यहाँ आपको मिलाना है। सूची 1 में यहाँ पर दिया है, सूची 2 में उससे संबंधित चीज़ों को मिलाना है। तो यहाँ कर रहे हैं ए में कह रहे हैं ऊष्मा से वैद्युत, यानी आपको हीट से इलेक्ट्रिक कहाँ से बनता है मेरे भाई, ऊष्मा से विद्युत। इसका मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई, तो यह आपसे बात कर रहे हैं, यह तो यहाँ आप पहले वाले देख रहे हैं ऊष्मा से विद्युत की बात कर रहे हैं, यानी आप धूप से जो विद्युत बनाया जाता है यानी सोलर सेल की बात कर रहे हैं। तो ये सौर सेल हो जाएगा यहाँ पहले वाले पे, यानी ए वाला 1 पर हो जाएगा। ए वाला 1 पर कहीं नहीं है,
बस यहीं पर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आगे हम सब कर सकते हैं आराम से। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है मेरे भाई? ये लाउड स्पीकर काम करता है। लाउड स्पीकर को आप एम्पलीफायर से करंट ले जाकर उसको छुआ देते हैं तो चिल्लाने लगता है, ये हो जाएगा। बाकी आपका यहाँ पर रासायनिक से ऊष्मा और प्रकाश, ये ईंधन दहन से होता है। और यहाँ पर ये वाला आपका यहाँ चलाया जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे चले हम लोग देखते हैं, अगर साइकिल और स्वचालित वाहनों में, यानी जो साइकिल होती है या कोई मशीन होती है या ऑटोमेटिक कोई वाहन होता है, उसमें बॉल बेयरिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? बॉल बेयरिंग का आप लोग सुने होंगे, गांव में इसे बेयरिंग बोला जाता है। तो क्यों लगाया जाता है मेरे भाई? बेयरिंग वगैरह क्यों लगाया जाता है? क्योंकि वो घर्षण न करे, वो अच्छे से फिसले, जिससे वो नुकसान ना हो और उसे ईंधन वगैरह की भी समस्या ना आए। तो यानी उस पर घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। पहिया और धुरी के बीच घर्षण का प्रभावी क्षेत्रफल घटाने के लिए किया जाता है। घर्षण नहीं करेगा तो अच्छे से काम करेगा। आगे अगर हम लोग देखें, यहाँ पर कह रहे हैं दोस्तों, चुंबकीय स्याही गुण पहचान, जिसे इंग्लिश में आप जानते हैं मिकर बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, और इंग्लिश में कहते हैं इसे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ये दोस्तों कहाँ होता है? बैंक चेक में आप देखते होंगे, इसे डॉटेड नीली नीली लाइन बनी होती है, उस पर सारा इन्फॉर्मेशन आपके चेक से संबंधित लिखा होता है। तो वही बैंकिंग उद्योग में चेक प्रोसेसिंग में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे चले अगर हम लोग देखें यहाँ, तो कह रहे हैं कि सामान्य दैनिक कार्यों में सर्वाधिक प्रयोग आने वाले कंप्यूटर तथा डिजिटल घड़ियों में प्रयुक्त कंप्यूटर क्रमशः कौन है? तो आपको यहाँ दो चीज़ पूछी जा रही है, थोड़ा ध्यान देंगे तो। दैनिक जीवन में सर्वाधिक प्रयोग आने वाला कंप्यूटर क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर होता है दोस्तों। तो माइक्रो कंप्यूटर सुपर तो होगा नहीं, ये दैनिक जीवन में संबंधित थोड़ी ना है। ये मिनी भी नहीं है, मेन फ्रेम भी नहीं है, यह माइक्रो कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर मतलब जैसे लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप, ये सब जो होता है आपके माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। और कह रहे हैं घड़ियों में प्रयुक्त कंप्यूटर, घड़ियों में प्रयुक्त कंप्यूटर वो एम्बेडेड कंप्यूटर कहा जाता है। एम्बेडेड कंप्यूटर का मतलब ऐसी डिवाइस में आप छोटी मोटी चीज़ डाल देते हैं कंप्यूटर टाइप का, वो पहचान जाता है कि हमें क्या करना है। जैसे कपड़ा साफ़ करने वाली, कपड़ा धोने वाली मशीन है, आप उसमें डाल देंगे तो उससे पता चल जाएगा हमें कितना इधर घूमना है, कितना उधर घूमना है। घड़ी में डाल देंगे तो वो उसको पता चलेगा कि हमें कब क्या करना है। तो उसमें भी जो ऐसी छोटी छोटी डिवाइसेस डाली जाती हैं उसे एम्बेडेड कंप्यूटर बोला जाता है, किसी विशेष काम को करवाने के लिए। ये पूछा जाता है आपसे। आगे अगर हम लोग यहाँ देखें तो कह रहे हैं लेज़र प्रिंटर में, लेज़र प्रिंटर में किस प्रकार का लेज़र का प्रयोग किया जाता है? तो मेरे भाई लेज़र प्रिंटर में किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें गैस लेज़र का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर, सॉरी इसमें दोस्तों सेमीकंडक्टर यहाँ पर अर्धचालक लेज़र का प्रयोग किया जाता है। लेज़र प्रिंटरों में किस प्रकार का लेज़र का प्रयोग किया जाता है? तो सेमीकंडक्टर लेज़र का प्रयोग किया जाता है। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर, देखिए बहुत बढ़िया, बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ से जानने को मिलेगी, मिलाना है। तो मैडम क्यूरी को मेरे भाई आप लोग जानते हैं, इन्होंने पोलोनियम और रेडियम की खोज किया था। पोलोनियम और रेडियम जैसे तत्वों की खोज करने के लिए जानी जाती है मैडम क्यूरी। तो यहाँ पर रेडियम यहाँ पर है, ये हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग इनके बारे में जानते होंगे, बहुत ज़्यादा दोस्तों ये पूछा जाता है यहाँ से। आगे अगर हम लोग चलें, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दोस्तों तो आप लोग कैसे जानते हैं? आराम से जानते होंगे। 1928 में दोस्तों इन्होंने जो है पेनिसिलिन, जो पहली एंटीबायोटिक है, उसका खोज किया था यहाँ पर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ये हो जाएगा। और रोएंटेजन के बारे में जानते हैं, एक्सरे का इन्होंने खोज किया था दोस्तों, एक्सरे का खोज किया था 1885 के आसपास इन्होंने। और एडवर्ड जेनर, ये चेचक टीका का इन्होंने खोज किया था। तो डी वाला हमारा एक पे जाएगा। डी वाला एक पे कहाँ है? यहीं है, ए वाला हमारा हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए आपसे जो पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास में कुछ आपसे इलेक्ट्रॉनिक के विकास में निम्नलिखित युक्तियाँ और आविष्कार का सही कालक्रम क्या है? तो यहाँ पर गलती से यहाँ पर उन्होंने दे ही दिया, यहाँ मिलाने वाला था लेकिन यहाँ पर सामने जस्ट दे दिया है। यानी डायोड की खोज दोस्तों 1904 में हुई थी, ट्रांजिस्टर की 1947 में, इंटीग्रेटेड आईसी जो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट 1958 में, और SMD जो होता है 1960 में यहाँ पर हो जाएगा। तो ये सब के सब ऐसे ही मिल गए हैं, यानी सीधा है। हालांकि ये मिलाने वाला था सूची 1 सूची 2, तो ये मिलाने वाला थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, अभी बन नहीं पा रहा है हमसे। नौसुखिया हूँ मेरे भाई, तो उसके लिए सॉरी। कोशिश करेंगे अगली बार ये सब ठीक कर दिया करेंगे। आगे अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं कि
खगोल भौतिकी में ब्लैक होल आप लोग जानते हैं जहाँ से प्रकाश भी लौट कर नहीं आता है, यानी वो ऐसा होता है वहाँ पर। तो यहाँ पर करें ब्लैक होल के सिद्धांत और सीमा का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था मेरे भाई? एस चंद्रशेखरन ने ब्लैक होल जैसी यहाँ पर उन्होंने इसका खोज किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। यहाँ पर पढ़े होंगे इनके बारे में बहुत बढ़िया से आपने, एस चंद्रशेखर बारे में, खगोल शास्त्री। आगे अगर हम लोग देखें तो आपसे जो पूछा जा रहा है यहाँ पर, भौतिक के किस शाखा के अंतर्गत अति सूक्ष्म उप परमाणविक कणों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? तो मेरे भाई आपने क्वांटम फिजिक्स तो पढ़ा होगा ना। क्वांटम फिजिक्स में परमाणु और यानी एटम, सब एटम लेवल पर यानी परमाणविक लेवल पर जाकर उसका अध्ययन किया जाता है। परमाणु तो सबसे छोटा है, आप लोग जानते हैं, उससे छोटा क्या होगा, तो यही यानी परमाणविक एटॉमिक लेवल पर जाकर उसका अध्ययन किया जाता है, यानी छोटे छोटे जो चीज़ों का अध्ययन किया जाता है बहुत। तो वहाँ का ये क्वांटम मैकेनिक्स में आता है। यहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स में जो बड़ी चीज़ों से संबंधित जो गति करती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें, उसमें इनका अध्ययन किया जाता है। खगोल में तो आप जानते हैं, ऊष्मागतिकी में आप लोग जानते हैं, इसमें ऊष्मा, कार्य, ये सब दोस्तों उसका उसमें अध्ययन किया जाता है। तो फिलहाल आपका यही हो जाएगा। आप बाकी को एलिमिनेट कर देंगे तो भी आपका उत्तर निकल आएगा। यहाँ कह रहे हैं मानव एवं यंत्र यानी जीव और मशीन के मध्य स्वचालन, नियंत्रण और संचार का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो उस विज्ञान को क्या कहते हैं दोस्तों? साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स क्या होता है दोस्तों? जंतु और मशीन यानी जीव और मशीन के बीच अध्ययन करने वाली जो दोस्तों विज्ञान को क्या कहा जाता है? ये साइबरनेटिक्स कहा जाता है, याद रखे रहेंगे। और हाइड्रोपोनिक्स तो जानते हैं दोस्तों, पानी में जो पौधे उगाए जाते हैं उनमें। और क्रायोजेनिक्स आप लोग जानते हैं, अति निम्न टेम्परेचर पर जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में बात की जा रही है। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ तो बहुचर्चित गॉड पार्टिकल, यहाँ पर देखिए गॉड पार्टिकल के बारे में दिया है। हिग्स बोसान को हम लोग गॉड पार्टिकल कहते हैं क्योंकि इसी की वजह से अन्य पार्टिकल जो है एग्जिस्ट कर पाए, तो इसीलिए इसे हिग्स बोसान को गॉड पार्टिकल कहा जाता है। याद रखे रहेंगे, बहुत बार पूछा गया है ये सब। आगे चले अगर हम लोग देखें यहाँ करें समय के विज्ञान यानी समय मापन का विज्ञान तथा घर्षण एवं स्नेहक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो समय मापने और घड़ी बनाने जैसी चीज़ों का दोस्तों, समय मापना और घड़ी जैसी चीज़ों को बनाना, इस विज्ञान को कहा जाता है दोस्तों? तो इसे कहा जाता है हेरोलॉजी। और घर्षक यानी घर्षण और स्नेहक यानी जैसे बाल बेरिंग वगैरह, इन सब का दोस्तों जो अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग ट्राइबायोलॉजी कहा जाता है। तो याद रखे रहेंगे, समय मापन एवं घड़ी से संबंधित जो होता है विज्ञान होता है उसे हम लोग हेरोलॉजी कहते हैं। घर्षण एवं स्नेहक से संबंधित जो कार्य होते हैं उससे संबंधित जो अध्ययन होता है उसे हम लोग ट्राइबायोलॉजी कहते हैं। तो याद रखे रहेंगे यहाँ पर। बाकी यहाँ पर आप सब लोग तो जानते ही होंगे, यहाँ पर नहीं होंगे। आगे अगर चले हम लोग देखें यहाँ सौरमंडल में ग्रहों की गति, सौरमंडल में जो ग्रह, विभिन्न ग्रह हैं उनकी जो गति होती है, 3 प्रसिद्ध नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो मेरे भाई कक्षा 11 में आप लोग गए होंगे, गुरुजी आपको केपलर का नियम पढ़ाए होंगे। केपलर के 3 नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि प्लैनेट सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं एक ऑर्बिट में और सूर्य उनका फोकस होता है। तो ये पहला हो गया। दूसरा होता है, ऐसे तीसरा होता है। तो यह केपलर साहब ने दिया था। तो यहाँ पर हैं केपलर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चले अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर तो कह रहे हैं चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण, चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण जिसे इंग्लिश में मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहा जाता है, तो MRI शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो किस परिघटना पर आधारित है तथा इसमें किसका उपयोग नहीं होता है? तो मेरे भाई यह किस घटना पर आधारित होता है? यह तो यह जो है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस पर आधारित होता है। और इसमें आप लोग जानते हैं एक्सरे और गामा जैसे किरणें खतरनाक जो होती हैं उसका इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर यही वाला आपका हो जाएगा, किसका नहीं होता है? तो इन्हीं का नहीं होता है। आगे अगर हम लोग अब बढ़े यहाँ पर देखते हैं घरेलू माइक्रोवेव ओवन में सूक्ष्म तरंगों को उत्पन्न करने के लिए किस ट्यूब का प्रयोग किया जाता है? तो किस ट्यूब का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई? तो मैग्नेट्रॉन ट्यूब का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। आगे देखें यहाँ पर आपसे दिया है आपको
सोलर्स बड़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पर, यानी सोलर्स में दो चीज़ छिपा है, सोलर और रिक्शा। यानी जो रिक्शे, इलेक्ट्रिक रिक्शे सोलर के माध्यम से आजकल बनाए जा रहे हैं कि उन्हें चार्ज करने की ज़रूरत ना पड़े, दिन भर बेचारे धूप में चलते हैं, उसी धूप का इस्तेमाल करके वो चार्ज कर लें, यानी सौर ऊर्जा से चलने वाली आधुनिक रिक्शा, यही हो जाएगा। इसमें दो शब्द बना है, सोलर और रिक्शा, याद कर लेंगे। आगे अगर हम लोग बढ़े यहाँ पर तो कह रहे हैं कि भारत तथा एशिया के मध्य इंजीनियरिंग कॉलेज जो रुड़की कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, वर्तमान में इसकी स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो मेरे भाई आप लोग जानते होगा मेरे भाई, ये रुड़की IIT रुड़की कैसे भूल सकते हो। IIT रुड़की क्या है दोस्तों? IIT रुड़की के बारे में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा ना कि यह इंडिया को तो छोड़ो, यह एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था जो 1847 यानी आज़ादी के 100 साल पहले ये बनाया गया था। जब ये बनाया गया था तो इसका नाम दोस्तों थॉमस कॉलेज सिविल इंजीनियरिंग था। तो थॉमस कॉलेज सिविल इंजीनियरिंग था, लेकिन इसको 2001 में इसका नाम बदलकर IIT रुड़की रख दिया गया। तो यही होगा आपका, उत्तराखंड में है। आगे चले अगर हम लोग देखें यहाँ तो करें भारत में दशमलव यानी मीट्रिक प्रणाली, भारत में दशमलव यानी मीट्रिक प्रणाली आधारित रूप से कब लागू हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है कि मीट्रिक प्रणाली जिसे हम लोग दशमलव प्रणाली भी कहते हैं, तो ये भारत में कब लागू हुआ था, इसके बारे में यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो ये आपसे एक तरह का डेट पूछा जा रहा है। तो डेट में आप ये है सब में साथ साथ का, ये तो नहीं होगा यहाँ पर, ये 57 में 1957 में हुआ था। तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा आपका, ए वाला 1 अप्रैल 1957। तो यहाँ पर क्योंकि हमें यही याद था, डेट एग्जैक्ट नहीं था लेकिन हमें मालूम था 1957, तो यहाँ पर 1957 कोई और है नहीं, यही है, तो यही हो जाएगा। यहाँ पर देखें भौतिक में यानी फिजिक्स में टैकियान से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर टैकियान का मतलब क्या है जो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो टैकियान का मतलब है दोस्तों प्रकाश से भी तेज चलने वाले जो काल्पनिक कण होते हैं उसके बारे में जो रिसर्च किया जा रहा है, उसके यानी रिसर्च किया जा रहा है कि ऐसे कौन से पार्टिकल्स हैं जो प्रकाश से भी तेज चल सकते हैं। तो वह ये कल्पित कण क्यों कहा गया है? क्योंकि अभी इसके बारे में रिसर्च चल रही है, कल्पना की जा रही है, लेकिन अभी ये प्रूफ नहीं हो पाया है, तो इसीलिए इसे कल्पित कण कहा गया है। यानी प्रकाश की गति से भी तेज चलने वाले जो इमेजिनरी जो आपके पार्टिकल्स हैं उनके बारे में अध्ययन संबंधित है टैकियान। यहाँ पर अगर हम लोग 37 वाले को देखें तो कह रहे हैं कि भारत में प्रख्यात परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना के संबंध में से कौन सा सही है? तो राजा रमन्ना के संबंध में आप लोग जानते हैं 1974 में पोखरण का प्रथम परमाणु परीक्षण टीम के मार्गदर्शक रूप में वैज्ञानिक रहे थे। 1975 में पद्म भूषण सम्मानित किया गया इनको। और इन्हें दोस्तों म्यूजिक का बड़ा शौकीन थे ये, तो इन्होंने द स्ट्रक्चर ऑफ म्यूजिक इन द रॉक एंड वेस्टर्न सिस्टम पुस्तक लिखी थी। तो तीन के तीनों यहाँ पर आपके सही हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखें आपसे पूछा जा रहा है धातुओं में संक्षारण। धातुओं में संक्षारण का मतलब वही जो हम लोग कहते हैं जंग लग गया, कोरोजन। तो धातुओं में संक्षारण प्रमुख उदाहरण में से कौन है? तो मेरे भाई क्या होता है धातुओं में संक्षारण का मतलब क्या होता है? लोहे पर भूरे रंग का जो जंग लग जाता है तो इसी को हम लोग धातुओं का संक्षारण कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ये तो होगा ही, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या होता है धातु पूछ लिया है, तो धातु मतलब तांबा पर भी हरे रंग का आप लोग तांबा को खोज रख देंगे। आप पंखा उंखा जो कॉइल होता है आप लोग देखते होंगे ना, उसमें हरा हरा कलर का दोस्तों आ जाता है, परत बन जाती है, तो वो भी दोस्तों वो क्या होती है कार्बोनेट की परत बन जाती है। तांबे पर भी चांदी आप लोग देखते होंगे महिलाएं पहनती हैं पायल वाल, तो वो भी काला पड़ जाता है, तो वो भी दोस्तों एक तरह का संक्षारण है। तो यानी ये तीन के तीनों हो जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यही डी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग यहाँ पर बढ़ें देखें तो कह रहे हैं कि कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो मेरे भाई रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि एक बार जो अभिक्रिया हो गई फिर वह लौट कर नहीं होगी, यानी जो एक बार हो गई लेकिन वह लौट कर नहीं होगी। लेकिन भौतिक में क्या होता है जो अभिक्रिया हो गई फिर आप उसे उल्टा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखें दूध अगर फट गया या दही जम गया तो फिर आप उसे दूध नहीं बना सकते। तो यहाँ पर ये क्या है, ये भौतिक नहीं है, रासायनिक है। आपसे पूछा जा रहा है कि रासायनिक का उदाहरण, अच्छा रासायनिक का ही पूछा जा रहा है, तो ये ये रासायनिक ही हो जाएगा, ये रासायनिक का उदाहरण है। बाकी सब ये सब नहीं होंगे क्योंकि एक ही ऑप्शन सही होगा। जल में साधारण नमक आप घोल देंगे
फिर आप पानी उबाल देंगे, गर्म कर देंगे, उड़ा देंगे पानी, तो नमक आपका बच जाएगा तली में। तो यस, यानी ये तो आपका भौतिक हो गया। बर्फ़ पिघलाकर उसका जल बना भी सकते हैं और जल को स्टोर करके वो दोनों कन्वर्ट हो सकता है। कपूर का ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन, आप कपूर को जलाने की बात नहीं की जा रही है, आप कपूर को ऐसे बाहर रख देंगे तो वह बिना लिक्विड में बदले हवा में गैस बन के उड़ जाता है। तो अगर आप उसे स्टोर करके फिर सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसे कपूर का ऊर्ध्वपतन बोला जाता है। तो ये सब आपके भौतिक हैं, लेकिन पहला वाला आपका केमिकल था। आगे अगर हम लोग यहाँ देखें 40 वाले को, तो कह रहे हैं कि उच्च तापमान पर रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो उच्च तापमान पर रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, तो बिल्कुल बढ़ जाती है मेरे भाई। आप ऐसे पानी ले लीजिए, उसमें चीनी घोलिए, सॉरी चीनी नहीं, चीनी इसमें महंगी हो गई है, आप उसमें नमक डाल दीजिए और नमक डालेंगे उतना तेज़ नहीं घुलेगा। अगर थोड़ा सा आप उसे गर्म करना शुरू करेंगे तो बड़ी तेज़ी से घुल जाता है। तो यस, यह अभिक्रिया यानी उनकी रिएक्शन तेज़ हो ही जाती है। तापमान बढ़ाने पर अणुओं की जो मॉलिक्यूल की गतिज यानी काइनेटिक एनर्जी होती है वह उनकी दोस्तों वो बढ़ने लगती है, तो इसी के कारण ऐसा होता है। तो ये बिल्कुल सही इन्होंने कहा, तो आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, स्पष्टीकरण भी कर रहा है। यहाँ देखें कह रहे हैं कि लवणों के जल अवघटन यानी साल्ट्स जो होते हैं उनका जल अवघटन जब करवाया जाता है, उस प्रक्रिया में ऊर्जा मुख्य रूप से किस रूप में उत्पन्न होती है, तो हीट के रूप में उत्पन्न होती है। आप उसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो उसमें ऊर्जा हीट के रूप में होगी ही रिलीज़। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर कह रहे हैं कि पाश्चुरीकरण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मेरे भाई, ये कई बार कई तरह से पूछा जाता है, ये याद कर लीजिए। पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को रोगाणु रहित यानी स्टरलाइज करने के लिए क्या किया जाता है, तो मेरे भाई दूध जब होता है बहुत सारे डेयरियों पर इकट्ठा करके क्या किया जाता है, उनको बड़े तेज़ी से एक निश्चित टेम्परेचर तक गर्म करके फिर ठंडा किया जाता है। गर्म कर देते हैं तो उसमें बैक्टीरिया वगैरह मर जाते हैं, फिर ठंडा कर लेते हैं तो उनकी वैलिडिटी थोड़ा बढ़ जाती है। तो यही है, दूध को 70 से 85 डिग्री सेल्सियस पर जो है 15 इतना सेकेंड तक, यानी उसको 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पर उसे गर्म किया जाता है, फिर 15 से 30 सेकंड गर्म करके तुरंत तेज़ी से ठंडा कर लिया जाता है। तो यही होता है, दूध पाश्चुरीकरण हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यही होगा। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि रासायनिक दृष्टि से सिंदूर के बारे में पूछा जा रहा है, वर्मिलियन। रासायनिक नाम एवं सूत्र क्या है, तो मेरे भाई सिंदूर का वैसे आप देखेंगे केमिकली तो उसे मर्क्यूरिक सल्फाइड बोला जाता है और उसका केमिकल फार्मूला ये होता है। ऑप्शन नंबर आपका ये सी हो जाएगा। तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो नमक है, तो होगा क्या, आप एलिमिनेशन मेथड लगाकर भी पता कर सकते हो। शुष्क धुलाई की बात आके यानी ड्राई क्लीनिंग, बहुत अच्छा। इसमें किसका उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है, तो मेरे भाई ड्राई क्लीनिंग में क्या होता है कि जैसे ग्रीस वगैरह जो गैरेज वगैरह पर काम करते हैं, ग्रीस व्रीस लग जाता है, पेट्रोल से धुलते हैं, सही हो जाता है। बेंजीन का भी धुलाई के लिए काम करता है, जो फैटी एसिड वगैरह से जो धब्बे लग जाते हैं वो, और एथिल अल्कोहल से भी छुड़ाया जाता है। तो यानी सब के सब ड्राई क्लीनिंग में इनका प्रयोग किया जाता है विलायक के रूप में। आगे अगर देखें हम लोग तो दस्तावेज़ों व स्याही निर्माण में विभिन्न तरह के जो कंटेंट बनाए जाते हैं या फिर स्याही के निर्माण में जो लाल स्याही प्रयुक्त होती है वह किससे बनाई जाती है, मेरे भाई लाल स्याही जो बनती है वो इयोसिन से बनाई जाती है। इयोसिन के तनु विलयन से एक केमिकल होता है, उसी से बनाई जाती है, याद रखे रहेंगे। आगे अगर देखा है हम लोग यहाँ पर तो आपसे कह रहे हैं आतिशबाजी एवं रंगों में। आतिशबाजी यानी जो पटाखा वगैरह होता है उसी से आतिशबाजी कहते हैं। आज जब पटाखा वगैरह आप लोग देखते हैं शादी ब्याह में बजता है तो उसमें आप देखते होंगे हरे रंग का दोस्तों वो कलर निकलता है जैसे ये पटाखा फटता है। तो ये कह रहे हैं सोडियम क्रोमेट द्वारा कौन सा रंग उत्पन्न होता है, तो पटाखे में दोस्तों यह क्रोमेट होता है, सोडियम क्रोमेट होता है जो क्रोमिन से संबंधित होता है, तो इसी की वजह से उसमें हरा रंग निकलता है। तो क्रोमेट की वजह से हरा रंग निकलता है यहाँ पर। आगे अगर देखें तो यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, कैसे मिलाएंगे मेरे भाई। तो आप तो क्या करते हैं, डॉक्टर के यहाँ किसी को घाव लग जाता है, जो सबसे ज़्यादा क्लियर हो उसी के पास चले। तो मेरे भाई हम थोड़ा बहुत तो मेडिकल का भी हमें अनुभव है तो हम इसी के पास जाएंगे। हाइड्रोजन पराऑक्साइड H2O2 इसका केमिकल फार्मूला है। किसी को घाव लगता है तो डॉक्टर मरहम पट्टी करने से पहले उसको धुलता है इसी से,
सोडियम परऑक्साइड से फेन गाज की तरफ फेंकने लगता है घाव। तो यहाँ पर सी वाला आपको 3 पे चला जाएगा। सी वाला 3 पे कहाँ है? कहीं नहीं है। तो न तो यहाँ है, न तो यहाँ है, न तो यहाँ है, ये वाला है। तो इसी समय पता चल गया कि यही उत्तर यही होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एसीटोन जो होता है वो नाखून पालिश वगैरह जो होती है उसके में दोस्तों ये यूज होता है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड ये क्या हो जाएगा आपका? ये अग्निशामक पायरीन में दोस्तों ये हो जाएगा। और द्रव अमोनिया आप लोग जानते हैं, जो लिक्विड अमोनिया होती है उसका प्रयोग जो किस में होता है? वो प्रशीतक के रूप में होता है, रेफ्रिजरेंट के रूप में। आगे चले हम लोग देखें तो स्वचालित की बात, यानी स्वचालित फायर अलार्म। स्वचालित फायर अलार्म इसका मतलब क्या होता है? जैसे आग ओग लगती है तो अपने आप वहाँ पर पानी या उसका जो केमिकल गैस होता है जहाँ आग लगती है अपने आप वहाँ पर छिड़कने लगता है। आजकल बिल्डिंग्स में ऐसा लगाए जा रहे हैं। तो ये कैसे काम करता है? यहाँ पर कह रहे हैं स्वचालित फायर अलार्म, यानी फायर अलार्म में धुएँ या ज्वाला संसूचक के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है मेरे भाई उसमें? तो उसमें प्रयोग किया जाता है आपका फोटोसेल, पानी का फव्वारा, सौर सेल, थर्मोस्टेट। तो यहाँ पर दोस्तों पानी का फव्वारा कह सकते हैं, यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। आप लोग देखते होंगे कई सारा वीडियोस आजकल बन रहे हैं एआई को, उसमें देखा होगा आप लोगों ने, अगर काम का रील्स देखते होंगे तो। जैसे मान लीजिए आग लगी और आग लगने पर धुआं तो उठेगा, और धुआं जैसे ही चैम्बर में थोड़ा घुसता है तो वहाँ पर ये उसका ऐसे सेंसर टाइप का लगा रहता है जो उसको पता चलेगा कहाँ धुआं आ रहा है हमारे ऊपर। तो दोस्तों वहाँ पर वो जो चीज़ों को रिलीज कर देता है, वहाँ पर गैस पानी वगैरह सब निकल कर उस पर दोस्तों फव्वारा मारने लगती हैं। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, ये वाला हो जाएगा आपका। आगे चले अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो आप ये कह रहे हैं अग्निशामक यंत्र, यानी आग बुताने वाले जो यंत्र होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 किस रासायनिक अभिक्रिया से उत्पन्न होती है? तो आप लोग देखते होंगे कि आग बुताने वाले यंत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड होती है जहाँ से वो आग बुताने का काम करती है। तो वह किस अभिक्रिया से उत्पन्न होती है? तो उसमें दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन होता है। तो उसी से दोस्तों, यानी यहाँ पर आप फार्मूला जान लीजिए NaHCO3 और उसके बाद H2SO4, यही दोस्तों इसका रिएक्शन होता है। तो यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, याद किए रहेंगे। आगे अगर देखें हम लोग कह रहे हैं सोडा वाटर की बोतल खोलते ही तीव्र गति से बुदबुदाहट की निकलने लगती है। पेप्सी वगैरह कोको कोला सोडा में आप लोगों ने देखा होगा। तो वह क्या होती है, कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर कह रहे हैं अग्निरोधक कपड़े, यानी आग जो बुताते उताते हैं वो लोग अग्निरोधक कपड़े पहनते हैं। तो फायर प्रूफ फैब्रिक तैयार किस अकार्बनिक यौगिक का उपयोग उसमें किया जाता है? तो दोस्तों उसमें एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ये क्या करता है कि आपके कपड़ों के रेशों से चिपक जाता है, और जैसे उस पर ज़्यादा टेम्परेचर पड़ता है तो उसमें से वाटर रिलीज होता है जो आपको शरीर को तापमान सहने की शक्ति दे, शरीर को गर्म नहीं होने देता है, कपड़े को गर्म नहीं होने देता है। तो वही इसमें करता है ये। इसमें जब ज़्यादा गर्मी पाता है तो यहाँ से हल्का पानी का वेपर रिलीज़ होने लगता है, तो जो ठंडा किए रहता है। आगे अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं कि मच्छर क्लाइव, यानी हम लोग कॉइल जो मच्छर वगैरह भगाने के लिए जलाते हैं, तो वो मॉस्किटो रिपेलेंट्स में प्रयुक्त कीटनाशक जिसका नाम पायरेथ्रिन होता है, यह कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों यह काइसेंथेमस पुष्प से प्राप्त होता है, एक बीजी पौधा होता है यह। आगे अगर हम लोग देखें तो चूहे मारने वाली जो दवा होती है, जहर होता है, उसमें किस रसायन का प्रयोग होता है? तो मेरे भाई उसमें किसका प्रयोग होता है? उसमें यहाँ पर तो इसका प्रयोग होगा ही नहीं, पोटेशियम साइनाइड अथवा जिंक साइनाइड का यहाँ पर होगा नहीं। यही सॉरी यहाँ पर ये दोनों तो पहले हम लोग इसे एलिमिनेट कर दें। तो ये पोटेशियम साइनाइड यानी KCN या फिर जिंक साइनाइड इनका प्रयोग होता है, यही वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। यहाँ देखिए फलों के रस जैम एवं खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा प्रयुक्त रसायन होता है? तो मेरे भाई सोडियम बेंजोएट, कैसे भूल सकते हैं इसको। ये खाद्य पदार्थों को रखने में बहुत सुरक्षा भूमिका निभाता है, याद करे रहेंगे, बहुत बार पूछा गया है मेरे भाई। और आपसे कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर
यहाँ कह रहे हैं कि आलू के चिप्स को विकृत गंधिता यानी कह सकते हैं ऑक्सीडेशन यानी ख़राब होने से बचाने के लिए पैकेटों में कौन सी गैस मिलाई जाती है। तो मेरे भाई आप ऐसे आजकल क्या होता है कि इतना बड़ा आप चिप्स का पैकेट खरीदोगे ना, हालांकि हम लोग नाइट्रोजन का पैकेट खरीदते हैं, उसमें चिप्स थोड़ा बहुत मिल जाता है, क्योंकि चिप्स तो 4-5 रहता है, पूरा नाइट्रोजन भरी रहती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग दुकानदार से मजाक के रूप में बोलते हैं कि एक नाइट्रोजन का पैकेट दे दीजिए, तो समझ जाते हैं। तो हम लोग कुछ नाइट्रोजन का पैकेट खरीदते हैं तो उसमें चिप्स मिल जाते हैं फ्री में, तो यही उसमें नाइट्रोजन का पैकेट भरा होता है। आप लोग देखते होंगे वहाँ पर खरीदेंगे, खोलेंगे तो वही नाइट्रोजन भरी रहती है पैकेट में, कोई चिप्स ख़राब नहीं होता है, नहीं तो वैसे रहेगा तो ख़राब हो जाएगा। यहाँ कर रहे हैं रेफ्रिजरेशन की बात किया जा रहा है, यानी प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेशन की बात किया जा रहा है। यहाँ पर पदार्थों के परिरक्षण में किस प्रकार सहायता करता है। आपके घर रेफ्रिजरेटर तो होगा ही, तो उसमें कोई भी खाद्य पदार्थ हम रख देते हैं तो लंबे समय तक सुरक्षित क्यों रहता है, क्यों होता है मेरे भाई? क्योंकि वहाँ पर बायोकेमिकल जो रिएक्शन होता है वो उसको एक थोड़ा सा रोक कर रखता है, उतना तेज़ी से नहीं होने देता है, जिसके कारण उसमें बैक्टीरिया तेज़ी से नहीं पनप पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यही करता है, जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को वो धीमा कर देता है। आगे चलें, यहाँ पर करें घरेलू रेफ्रिजरेटर जो होता है उसमें प्रशीतक के लिए दोस्तों कौन सी गैस इस्तेमाल होती है दोस्तों? तो अब तक यही हो रही थी, CFCs। आगे देखें यहाँ पर, अब इसको बंद करने पर बहुत जोर दिया गया है, काफ़ी मात्रा में बंद हो गई है। तो कह रहे हैं कच्ची चीनी, रॉ शुगर। कच्ची चीनी क्या होती है मेरे भाई? जब आप चीनी ला रहे हो, तो आजकल चीनी का बड़ा नाम चल रहा है, तो यह चीनी दोस्तों जब जो आप सफ़ेद दाना आपको दिखती है, तो ये सफ़ेद नहीं, सफ़ेद से पहले ये पीली रहती है। तो ये पीली रहती है तो इसको एक बेल्ट पर से गुजारा जाता है, वो एनिमल चारकोल का दोस्तों एक बेल्ट होता है, उससे पर से ये चीनी को गुजारा जाता है। तो क्या कहता है एनिमल चारकोल, इसके जो पीला कलर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी आपका यही बच जाता है, सफ़ेद चीनी दनादन तैयार होकर निकल जाती है। आपको यहाँ कह रहे हैं कि प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा शहद का घटक कौन हो? तो सबसे मीठी शर्करा दोस्तों फल शर्करा से प्राप्त किया जाता है, फ्रक्टोज से। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये बी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 61 वाले में देखिए आपसे पूछा जा रहा है, कथन और कारण वाले रिलेटेड प्रश्न है। तो बहुत बढ़िया, यहाँ पर जो पूछा जा रहा है आपसे, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाते समय पानी में अम्ल मिलाया जाता है न कि अम्ल में पानी। तो ये बात बिल्कुल इन्होंने सही कहा है मेरे भाई, इसकी तो हमें अच्छी खासी पकड़ है, क्योंकि हमारा केमिस्ट्री MSc जो है केमिस्ट्री से ही है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़े हैं, प्रैक्टिकली पढ़े हैं। तो यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, अगर आपको मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करना है, यानी उससे पतला बनाना है, तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए और इसमें आप पानी मिलाओगे तो बड़ा तेज़ी से विस्फोट टाइप का होने की खतरा रहता है, तो ऐसा नहीं होता है। तो यानी यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ऐसे आपको पानी ले लेना पड़ेगा H2O, और आपको इसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना पड़ेगा, वही बात यहाँ पर कह रहे हैं, तो इससे आपका खतरा नहीं होगा। तो ये बात सही कह रहे हैं। और ऐसा क्यों होता है कि उत्पन्न ऊष्मा जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने लगती है, ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, वो वाली बात हो जाती है यहाँ पर। तो यही है यहाँ पर, ये सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका यही ए वाला होगा। आगे अगर हम कहें देखें तो करें चूने के पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर वह दूधिया यानी मिल्की हो जाता है। तो उसमें कौन सी गैस प्रवाहित करने से हो जाता है मेरे भाई ऐसा? तो देखें यहाँ पर चूने का पानी की बात यहाँ पर की जा रही है। चूने का पानी मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात किया जा रहा है। तो इसमें आप ऐसी कौन सी गैस मिला देंगे तो वह दूधिया कलर की हो जाएगी, यही आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा एलिमिनेट करके यहाँ पर देखने का प्रयास करें। एलिमिनेट करेंगे तो अपने आप यहाँ पर निकलेगा, कन्फ्यूजन ना हो। तो ओजोन तो पहले नहीं होगा, इसको हटा देते हैं यहाँ पर, इसको हम पहले हटा देते हैं यहाँ पर। और बची आपके यहाँ पर ऑक्सीजन, इसको भी हटा देते हैं, ये भी हट जाएगा। कन्फ्यूजन इसी दोनों में है। अब यहाँ पर आपको ज़्यादा न समझ में आए 50-50 कर लीजिएगा, लेकिन आपको डायरेक्टली बता दें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आप यहाँ पर वो करेंगे चूने के पानी में, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे तो आपको दूधिया हो जाएगा वो बिलियन। आगे चले हम लोग अगर देखें तो कह रहे हैं कि किस अकार्बनिक अम्ल को, अकार्बनिक मतलब इनऑर्गेनिक मिनरल्स की बात किया जा रहा है, अकार्बनिक अम्ल के अणु में ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है।
यानी ऐसा कौन सा एसिड है कि वह अकार्बनिक है, यानी उसमें कार्बन नहीं है। तो किसमें, इसमें किसमें कार्बन नहीं है मेरे भाई? तो यहाँ पर अकार्बनिक है और उसमें ऑक्सीजन भी उपस्थित नहीं है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो ये ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी है, यहीं पर, यहीं पर नहीं है, देख रहे हैं। तो इसका मतलब यही हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं कि किस माध्यम में ऑक्सीजन पूर्णतः अनुपस्थित होती है। तो किस माध्यम में ऑक्सीजन नहीं होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है मेरे भाई। तो केरोसिन जो मिट्टी का तेल होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। आगे चले हम लोग देखें यहाँ पर, तो नीला थोथा यानी ब्लू विट्रियोल। तो नीला थोथा के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, रासायनिक नाम और इसका फफूंदी नाशक रूप किसमें होता है। तो इसका दोस्तों क्या होता है, कॉपर सल्फेट यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला हो जाएगा। आगे चलें, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? प्राकृतिक पादप हार्मोन कौन सा है? तो मेरे भाई कौन सा है मेरे भाई? तो एसिटिलीन होती है और एथिलीन गैस, यही पौधे जो होते हैं खुद से पकाते हैं तो वो ये वाला एथिलीन वहाँ पर होते हैं, एथिलीन हार्मोन जो है वो सिक्रेट करते हैं। तो यही हो जाएगा आपसे, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। आगे करें, धातुओं में गैस वेल्डिंग, आप लोग जानते हैं गैस वेल्डिंग वो करवाने जाते होंगे, तो वहाँ पर भी आपको जो है एसिटिलीन वहाँ पर आपको देखने को मिलता होगा, वहाँ पर रखता है वो। तो ऑक्सी एसिटिलीन एक कर्तन में किस गैसों का मिश्रण उपयोग किया जाता है? तो वही एसिटिलीन होता है दोस्तों, एसिटिलीन और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर यही हो जाएगा। अगर हम लोग आगे देखें तो कह रहे हैं मिलाने वाला प्रश्न है, तो मिलाने वाले को कैसे देखेंगे? यहाँ खाद्य पदार्थ और यहाँ उपस्थित अम्ल। तो सिरका मेरे भाई कहाँ होता है? ये एस्टिक सिरका में क्या होता है? एस्टिक एसिड होता है। दूध यानी खट्टा दूध में क्या होता है कि लैक्टिक एसिड होता है। सेब में मैलिक एसिड, सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल। तो कौन सा हो जाएगा आपका? ए वाला तो 2 पर गया, ए वाला 2 पर कहीं नहीं है, सिर्फ ए के पास है। तो आपका उत्तर यही होगा। अंगूर, इमली, कच्चा आम, बेकिंग सोडा, इन सब में प्रयुक्त होने वाला कार्बनिक अम्ल कौन है? तो दोस्तों ये टार्टरिक एसिड है। यस। आगे देखें हम लोग, फोटोग्राफी में फेरस ऑक्सलेट के रूप में तथा कपड़ों से स्याही व जंग के धब्बों हटाने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है जिद्दी दाग हटाने के लिए। तो यहाँ करें सिरका यानी विनेगर के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। सिरका में किसका 2 से 8% तनुजली घोल होता है? तो एस्टिक एसिड का होता है। आगे बढ़ें, अगर हम लोग देखें, जल में अति शीघ्रता से घुलकर यानी पानी में बड़ी तेज़ी से घुलकर विलयन बनाने वाली HCl गैस संपर्क में आने पर सफ़ेद धुआं देने वाली अज्ञात गैस का क्या नाम है? यहाँ पर यानी कह रहे हैं कि पानी में बड़ा तेज़ी से घुल जाने वाली, बड़ा तेज़ी से घुलकर क्षारीय विलयन बनाने वाला जो HCl होता है, जल में अति शीघ्रता से घुलकर क्षारीय विलयन बनाने तथा HCl के संपर्क में आने पर सफ़ेद धुआं देने वाली अज्ञात गैस कौन सा है? तो मेरे भाई ये कौन सा है? यही अमोनिया है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो उसके अमोनियम ऑक्साइड भी बना लेती है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर यही अमोनिया हो जाएगा। आगे अगर देखें यहाँ पर तो कह रहे हैं मिलाने वाला है यहाँ पर, तो आप मिला देंगे। व्यापारिक नाम और रासायनिक सूत्र कैसे मिलाएंगे? वॉशिंग सोडा यानी कपड़ा धोने वाला जो सोडा है तो सोडियम कार्बोनेट होता है NO2CO3। और कास्टिक सोडा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? वॉशिंग सोडा तो ये हो गया, कास्टिक सोडा NOAH हो जाता है, ये वाला हो जाएगा। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा ये, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये वाला। तो डी वाला 4 पे होना चाहिए, तो ऐसा कहीं नहीं है, सिर्फ यहाँ है, ए वाला हो जाएगा। आगे अगर हम लोग बढ़ें तो जल किसी भी अन्य, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जल जो होता है किसी अन्य तत्व की तुलना में अधिक पदार्थों को घोल लेता है। मेरे भाई कहा जाता है ना कि सबसे अच्छा विलायक क्या होता है? वो वाटर होता है। यानी किसी भी चीज़ को सबसे तेज़ी से सबसे बढ़िया से घोलने वाला ऐसा विलायक कौन है? तो वाटर ही है। क्यों है? क्योंकि उसमें दोस्तों डाइपोल होता है, उसमें तो द्विध्रुव होता है, डाइपोलर होता है, इसलिए उसमें परावैद्युत स्थिरांक होता है। ये आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में।
अगर बीएससी या एमएससी किया होगा तो डिटेल से पढ़ाया गया होगा। तो वहाँ पर आप डाइपोलर याद रखे रहेंगे। चिकित्सा में एस्थेनिया का मतलब होता है बेहोश करने वाली चीज़ यानी निश्चेतक। तो आप लोग मेडिकल में ऑपरेशन वगैरह जहाँ होता है तो बेहोश करते हैं, तो निश्चेतक के रूप में तथा हास्य गैस यानी लॉफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? तो मेरे भाई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसी दोनों में, इन्हीं तीनों में। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये तो होगा नहीं, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये नहीं होगा, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, लाफिंग गैस इसे बोला जाता है, हंसने वाली गैस। अगर वो आपने भागम भाग मूवी देखा होगा तो लास्ट में वहाँ पर जॉनी लीवर जो होता है या नहीं, एक बॉडी जो वो होता है बॉडीगार्ड ये कह सकते हैं हम लोग, तो वो उसको खोल देता है, मतलब गलती से खोल देता है, तो सब लोग हंसते हैं, गुस्सा में रहते हैं, मारपीट करते हैं, फिर भी हंसते रहते हैं। आप देखिएगा कभी। आगे यहाँ पर देखें, कह रहे हैं कि आवर्त सारणी में अक्रिय मतलब जो किसी से क्रिया नहीं करती हैं, तो अक्रिय गैस कौन होता है आप लोग जानते हैं ना, उसका याद किए होंगे ना अगर आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो। हीना, नेहा और करीना, जेनेवा की रानी, ये पढ़े होंगे ना, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। तो यही दोस्तों जो जीनॉन होती है, जीनॉन का मतलब होता है अजनबी, तो इसी को या अच्छे तरीके से नाम में स्ट्रेंजर का मतलब भी अजनबी होता है। तो अक्रिय गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, तो यही जीनॉन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो कह रहे हैं कौन सा एक शुद्ध धात्विक तत्व यानी प्योर मेटल है, न कि कोई मिश्र धातु? तो मेरे भाई तांबा ही प्योर मेटल है, बाकी सब मिश्र धातु हैं। मिश्र धातु का अगर हम लोग बात करें तो पीतल में जिंक और कापर होता है, यानी इसमें आप जिंक और कापर होगा। और स्टील में आप देखेंगे लोहा और कार्बन हो जाता है। कांसा में भी आप देखेंगे कॉपर और टिन हो जाता है। तो इसलिए ये सब नहीं होंगे, आपका यही ए वाला हो जाएगा। 78 में करें कि लोहे के पाइप और चादर जो होते हैं जंग से बचाने के लिए, हम लोग उस पर एक परत चढ़ा देते हैं यानी पेंट कर देते हैं। तो वह कह रहे हैं यह किस धातु की यह पेंट बनी होती है? तो मेरे भाई आप खूब पढ़े होंगे किसकी बनाई जाती है यह? तो यह बनाई जाती है आपसे यहाँ पर शीशे का तो होगा नहीं, यहाँ पर ये आपसे पारे का तो होता नहीं है, यहाँ पर शीशे और पारे का तो नहीं होगा। अगर हम लोग और यहाँ पर इसके थोड़ा सा और दो में हम लोगों का कन्फ्यूजन हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं, तो जस्ते का ही होगा, जिंक का होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला हो जाएगा, ये क्रोमियम नहीं होता है, तो यही वाला हो जाएगा, ए वाला आपका। आगे चले अगर हम लोग देखते हैं यहाँ से, तो आगे कह रहे हैं लोहे में जंग जो लगती है तो उसको बचाने के लिए किसकी उपस्थिति अनिवार्य होती है? सॉरी, यहाँ पर कह रहे हैं लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति अनिवार्य होती है, यानी लोहे में अगर जंग लग रहा है तो क्या होना ज़रूरी है? तो मेरे भाई नमी होना ज़रूरी है और हवा होना ज़रूरी है। नमी और हवा वो लोहा का दुश्मन होता है, अगर वो पेंटेड नहीं है तो उसके बारे में बात कहते हैं। तो यही हो जाएगा ऑक्सीजन और नमी, ये वाला हो जाएगा आपका बी। आगे देखें अगर हम लोग, तो कह रहे हैं एल्युमिनियम के पृष्ठ को संक्षारण रोधी, यानी आप एल्युमिनियम का जो पृष्ठ होता है, सरफेस होता है, तो संक्षारण रोधी यानी उस पर जंग वगैरह जो लगते हैं उसको बचाने के लिए, टिकाऊ बनाने के लिए एनोडीकरण करने में लिए किसकी परत का चढ़ाया जाता है? तो अभी हमने जस्ट बात किया था, जिंक ऑक्साइड की परत वहाँ पर चढ़ा देते हैं, पेंट कर देते हैं तो बच जाता है। हवाई जहाज़ का जो ढांचा वगैरह कलपुर्जे होते हैं या तेज़ गति से जो चलने वाले रेल के डिब्बे होते हैं, तो उनमें दोस्तों मुख्य रूप से किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर। आगे देखें यहाँ पर, तो कह रहे हैं रसायन विज्ञान में पारद का यहाँ का क्या मतलब है? अमलगम। तो अमलगम धातु यानी रसायन विज्ञान में पारद, तो क्या दे दिया है यार? रसायन विज्ञान में पारद धातु मिश्र धातु या अमलगम से क्या तात्पर्य है? तो अमलगम से यहाँ पर क्या तात्पर्य है दोस्तों? यह पारा युक्त मिश्र धातु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर यही हो जाएगा इनका। आगे अगर हम लोग देखें,
तो दोस्तों यहाँ पर हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, सारे को हमने एक निश्चित पैटर्न में देकर आपको बता दिया है कहाँ ऐसे प्रश्न बनते हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक्स उठाए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ विकसित हो गई होगी। तो चले हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।